क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि हाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स क्लास 11। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं अगला जो टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी मैं लिख रहा हूँ हीट कैपेसिटी और बताता हूँ क्या है। मैं पढ़ता हूँ समझाता हूँ। हाँ, मैं पढ़ता हूँ समझाता हूँ फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये, क्या दे रखा है ये। 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड 290 at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. According to equation, ग्रेफाइट, ये कार्बन मीन्स ग्रेफाइट, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन the temperature rises from 298 Kelvin to 299 Kelvin. If the heat capacity of the bomb calorimeter is 20.7 kilojoule per Kelvin, what is the enthalpy change for the above reaction at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure? enthalpy change बताना है। क्या बताया कि इसमें 1 ग्राम जो है ना ग्रेफाइट को, बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिसमें हम लोग हीट को मेजर करते हैं, इंथाल्पी को मेजर करते हैं, इंटरनल एनर्जी को मेजर करते हैं। तो वो एक डिवाइस है। तो उसमें एक 1 ग्राम ग्रेफाइट को जब कंप्लीटली बर्न करते हैं इन एक्सेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन 298 केल्विन पे, तो ये जो है ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब बर्न करते हैं तो कितना इंथाल्पी चेंज होगा। ठीक है, कितना इंथाल्पी चेंज होगा ये दे रखा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम दिस, यानी 298 से 299 यानी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया है। ठीक है, इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 20.7 किलो जूल। क्या मतलब हुआ इसको हम बताते हैं कि ये एक हमारा डिवाइस है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर ऐसे एक डिवाइस है। ठीक है, इसके अंदर 1 ग्राम जो है 1 ग्राम जो है ये वाला 1 ग्राम जो है ग्रेफाइट को बर्न कर रहे हैं। तो जाहिर है जब बर्न करेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में तो कंप्लीट कंबशन होगा, हीट रिलीज होता है। तो कितना हीट रिलीज होगा, जितना हीट रिलीज होगा वो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है उसके अंदर हीट जो है ना एब्जॉर्ब होगा। ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ना इसका हीट, इसमें हीट, इससे जो जलेगा तो इसके जलने के बाद ना ये हीट रिलीज करेगा। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो डिवाइस है इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होगा, तो इसका जो ना टेम्परेचर राइज करेगा। तो ये 298 से 299 पे पहुंच गया है केल्विन में, तो 1 डिग्री का टेम्परेचर राइज किया है।
जब 1 ग्राम इसको जलाया गया तो इसकी जो हीट कैपेसिटी है, बॉम्ब कैलोरीमीटर की जो हीट कैपेसिटी है 20.7 किलो जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी जानते हैं क्या होता है? हीट कैपेसिटी हमने बताया था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो जितने हीट की ज़रूरत होगी उसी को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब उस बॉडी का कितना मास है वो हम मास नहीं कंसीडर करते, वो जितना भी मास हो, अगर वो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देगा तो वो उसके हीट कैपेसिटी कहलाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो टेम्परेचर राइज कर रहा है 298 से 299 तक, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जा रहा है इस बॉम्ब कैलोरीमीटर का, और जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो ये 20.7 किलो जूल पर केल्विन की ज़रूरत है। इतना किलो जूल पर केल्विन, 1 केल्विन टेम्परेचर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 20.7 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेंगे। अब ये जो 1 ग्राम ग्रेफाइट जब जल रहा है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है। इसका मतलब कि 1 ग्राम जो ग्रेफाइट जल रहा है वो इतना ही अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है। कितना? 20.7 किलो जूल पर केल्विन। 20.7 किलो जूल। कितनी बात सुन में, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक चीज़ और है कि ये फिक्स होता है, यानी इसका पिस्टन मूव नहीं करता। पिस्टन मूव नहीं करता तो इसमें वर्क डन जीरो होता है, वर्क डन जीरो होता है। यानी अगर ये 1 ग्राम कार्बन को, ग्रेफाइट को जला रहे हैं तो जितना भी हीट रिलीज हो रहा है जलने के बाद, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जितना भी हीट रिलीज हो रहा है वो सिर्फ बॉम्ब कैलोरीमीटर के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है या हीट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उससे वर्क डन होता नहीं है, पिस्टन फिक्स होता है तो वर्क डन नहीं होता है, तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। इंटरनल एनर्जी का मतलब ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो वो उसका एनर्जी बढ़ता है, और जैसे ही एनर्जी बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। कितना जलाया? तो 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट को जलाया तो यहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, और इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो 20.7 किलो जूल है। हीट कैपेसिटी यानी पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर को इतना हीट मिलता है कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर जाता है, यही उसका हीट कैपेसिटी कहलाता है। कितनी बात सुन में आई? तो सोल्यूशन कर रहे हैं तो क्या बताया? द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, हीट कैपेसिटी of bomb calorimeter is equal to 20.7 किलो जूल पर केल्विन। 1 केल्विन अगर टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो इतना हीट की ज़रूरत पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख रहा कि क्वेश्चन के हिसाब से बताया है कि 1 ग्राम जब ग्रेफाइट जलाते हैं तो वो इतना हीट देता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम जलने के बाद वो इतना हीट देता है। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 gram of graphite burns completely, कितना हीट देगा? मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर से शुरू कर देता हूँ। ठीक है ना? ये जो हीट देगा तो Q इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा टी। ये लेते हैं, कितना हीट रिलीज करेगा? तो CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो जानते ही हैं, CV इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी
रेज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखा है CV जो है ना, इसका बॉम्ब कैलोरीमीटर में तो वर्क डन तो होता नहीं है, तो ये जो है 20.7 किलो जूल पर केल्विन, ये तो इसका स्पेसिफिक हीट हो गया। और ये डेल्टा T, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज है 298 माइनस 99 298 केल्विन, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था। तो ये जो है 20.7 किलो जूल, और ये केल्विन से ये केल्विन कट जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20.7 किलो जूल। यानी 1 ग्राम, ये जो है 1 ग्राम जब हमारा ग्रेफाइट जल रहा है कंप्लीटली, तो इतना जूल ऑफ एनर्जी दे रहा है, रिलीज कर रहा है। कितनी बात समझ में आई? लेकिन चूंकि ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ग्रेफाइट जब बर्न कर रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये चूंकि एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो एनर्जी जो रिलीज होता है उसको हम लोग नेगेटिव से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, नेगेटिव ले लेंगे इस तरह से, इसलिए यहाँ पे मेंशन करेंगे इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें जो है ना हीट रिलीज होता है हमारा, कितनी बात समझ में, इसलिए इसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा दे रखा है 1 ग्राम जब जलाते हैं तब की बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा हमसे व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द एबव रिएक्शन एट 298 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंथैल्पी जानते हैं, एंथैल्पी, हाँ, एनर्जी होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी लेते हैं हम लोग, मोलर एंथैल्पी लेते हैं। तो मोलर एंथैल्पी का मतलब ये है, मोलर एंथैल्पी का मतलब ये है कि 1 मूल ग्रेफाइट को कंप्लीटली बर्न करें तो कितना एंथैल्पी यानी कितना एनर्जी रिलीज होगा। कितनी बात सुनी, 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट को बर्न कराए तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। अब 1 मोल में कितना वेट होता ग्रेफाइट का, कितना ग्राम होगा ग्रेफाइट 1 मोल में, 1 मोल ग्रेफाइट का कितना मास होगा, कुछ आइडिया? मोलर मास बताया था हमने, मोलर मास बताया था कि जब भी कभी किसी एटम का या मॉलिक्यूल का मोलर मास लेंगे, हाँ, किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का मोलर मास लेंगे ग्राम में, तो वही 1 मोल के बराबर हो जाता है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन एक एटम है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है, वो एक एटम है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। अगर 12 ग्राम ग्रेफाइट ले लें तो वो 1 मोल हो जाएगा, और जब 1 मोल ग्रेफाइट को बर्न कराएंगे तो कितना हीट रिलीज होगा, वो एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी कहलाएगा, ठीक है ना, मोलर एंथैल्पी कहलाएगा, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है ना। जब जलाते हैं तो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी निकालेंगे तो कंबशन का तो कितना होगा, तो ग्रेफाइट का मोलर मास, सॉरी एटॉमिक, ग्रेफाइट एटम है तो एटॉमिक मास 12 ग्राम होगा। कितनी बात सुन में, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट कितना जला रहे थे क्वेश्चन में, सिर्फ 1 ग्राम जला रहे थे। तो जब 1 ग्राम को जलाने के बाद इतना एनर्जी रिलीज हो रहा -20.7 किलो जूल 1 ग्राम जलाने के बाद, तो जब 12 ग्राम जलाएंगे तो फिर कितना एनर्जी रिलीज होगा, वो कहलाएगा मोलर एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट। कितनी बात में, तो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट निकालना है हमें, सवाल में बोला था, तो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट
स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है ना। ये जो है ना स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू एटॉमिक, अगर एटम है तो एटॉमिक, और मोल है तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, ये दे रखा है। यानी स्पेसिफिक हीट कितना है? स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ मास इज कंप्लीटली बर्न। ठीक है ना, ये स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। कितनी बात में? तो ये 1 ग्राम मास को जब जलाया गया, जो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया, ये है -20.7 किलो जूल। ये तो 1 ग्राम जलाने पे था, लेकिन एक कार्बन का या ग्रेफाइट का जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम को कंप्लीटली जब बर्न कराएंगे तो कितना हीट रिलीज होगा, वो हमें ये आ गया। इसको अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना दे रखा है इसका आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.48 10⁻³ किलो जूल, इतना एनर्जी रिलीज होगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2.48 10⁻² किलो जूल पर मोल। ये मोल भी आएगा क्योंकि हम लोगों ने 12 ग्राम लिया है, और जब एक का ग्रेफाइट का 12 ग्राम लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इतना जो है इसका इंथैल्पी है। ग्रेफाइट का जो इंथैल्पी है वो है 2.48 10⁻² किलो जूल पर मोल। ये हमारा आ गया। इसमें सवाल में क्या था कि 1 ग्राम जब जलता है तो जितना हीट देता है वो एक टेम्परेचर बढ़ा देता है, बॉम्ब किलोमीटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देता है, वो उसका स्पेसिफिक हीट है। तो 1 मोल यानी कि 12 ग्राम अगर जलाएंगे तो कितना हीट निकलेगा, यही सवाल है इसका। तो ये हम लोगों ने कर दिया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? ये सवाल दे रखा, अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल is covered with a film of water weighing about 18 gram. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? Calculate the internal energy of the vaporization at 100 degrees Celsius. ठीक है ना। Standard enthalpy change of vaporization for water at 373 Kelvin is equal to 40.66 kilojoule per mole. ठीक है, क्या बताया कि एक आदमी पानी में से नहा के निकल रहा है तो वो पूरा उसका बदन भीगा हुआ है, तो उसके बॉडी के ऊपर पानी का एक फिल्म है, एक लेयर है, और वो उसका जो मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो अबाउट 18 ग्राम उसका मास है। तो बताना है कि उसको जब हम लोग वेपराइज करेंगे या वेपर में कन्वर्ट होगा तो कितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू द evaporate this water at 298 Kelvin. Calculate the internal energy of the vaporization at 100 degree. ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी दे रखा है, देखा ना। ये H है, इंथैल्पी है, ये 0 है, स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज इन वेपोराइजेशन स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर वाटर एट 373 का मतलब कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 होता है, और 100 डिग्री बढ़ा देंगे तो 373 केल्विन हो जाता है वो। तो उस पर ये 40.66 किलो जूल पर मोल दे रखा, किलो जूल पर मोल, एक मोल पे दे रखा है। ठीक है ना, एक मोल का अगर हम लोग वेपराइज करना चाहते हैं तो 40.66 किलो जूल चाहिए एनर्जी। कितनी बात सुनिए, क्या दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे जो है एक वाटर है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। वाटर जो है एक लिक्विड के फॉर्म में है, H2O, ये लिक्विड के फॉर्म में है। अब इसको जब हम लोग वेपराइज करेंगे, वेपोराइजेशन होगा,
तो ये लिक्विड से गैस बन जाएगा H2O, अब यही गैस बन जाएगा। ठीक है, और इसको गैस बनने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो था वाटर का गिवन जो मास है वो 18 ग्राम है। तो ये तो पहले लिक्विड था, अब ये हमारा गैस बन गया। तो गैस कितना मोल बन गया? इनिशियली गैस तो था नहीं, इनिशियली में ये लिक्विड में था, लेकिन अब जब वेपर बना है यानी गैस बना है तो वो कितना मोल गैस बन गया। तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो जितना इधर मास था उतना ही इधर मास है। इसका मतलब 18 ग्राम जो लिक्विड था वही 18 ग्राम भाप बन गया है, वेपर बन गया है। कितनी बात सुनी? तो ये जो वेपर का जो मास है, गैस का जो मास है वो 18 ग्राम है। कितनी बात सुन में? और वाटर का, वाटर तो एक मॉलिक्यूल होता है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होगा? ये 18। देखो हाइड्रोजन के तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 होते हैं और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है मगर एटॉमिक मास 16 होता है। एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 + 2 18। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास लेते हैं तो, और अगर इसको मोल में ले ले तो ये 18 ग्राम हो जाएगा इन मोल। कितनी बात सुन में? तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है और ये जो वेपर बना है इसका मास भी 18 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन, ये एक हमारा रिलेशन होता है गिवन मास अपॉन एटम है तो एटम, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेते हैं हम लोग। तो ये गिवन मास कितना है? 18, ये वाला गिवन मास है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का? 18। तो ये 1 मोल बन गया, ये 1 मोल वेपर बन गया ये। ठीक है, तो पहले वेपर तो 0 था, वेपर इनिशियल कंडीशन में 0 था क्योंकि ये तो लिक्विड में था, लेकिन अब जो वेपर बना है 1 मोल आया है। तो चेंज इन मोल कितना है? डेल्टा एन का वैल्यू आ जाएगा 1। कुछ बात समझ में आ रही? हाँ हाँ, ये जो है ना पहले लिक्विड था तो वेपर था नहीं, तो 0 था वेपर। अब यहाँ वेपर बना है तो 1 मोल वेपर बना है, तो ये जो चेंज इन वेपर आया, नंबर ऑफ मोल ऑफ चेंज वेपर, ये आ गया हमारा। कितनी बात समझ में? आगे क्या बताया कि हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होता है, मैं थोड़ा सा इसे बताता हूँ। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V, ये होता ना हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से वो जो पानी है वेपर बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है, मगर गैस कितना बनेगा उसका तो वॉल्यूम दे नहीं रखा है। तो इस वर्क डन को हम लोग चाहें तो ऐसे, चेंज इन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन आर टी, इससे भी बदल सकते हैं डेल्टा टी। कितनी बात सुन में? ये तो हमारा रिलेशन था ना ये। अब हमें पूछा, सवाल में पूछा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम लोग
यहीं रहने देते, इसको इधर ला के माइनस कर देते हैं। तो डेल्टा यू नॉट यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज माइनस डेल्टा एन आर टी। ये हम लोगों ने इसको उधर ला के माइनस कर दिया। कितनी बात सुन में? अब ये जो दे रखा है ये इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 40.66 किलो जूल पर मोल। तो हम लोगों ने नंबर तो मोल में ले लिया, वाटर को मोल में ले लिया, तो ये दे रखा है। लेकिन ये टेम्परेचर देखिए कितना दे रखा है, 373 केल्विन। यानी ये जो क्वेश्चन दे रखा था 298 पे दे रखा था क्वेश्चन, 373 पे दे रखा है। यानी कि 100 डिग्री ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी जो है 373 माइनस 273 यानी कि 100 डिग्री का लगभग चेंज है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जो ये क्वेश्चन में मेंशन किया है, ये कितनी बात सुनिए। तो ये जो यहाँ पे दे रखा 373 पे जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन है वो 40.66 किलो जूल पर मोल है। यानी इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 40.66 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल जो गैस बना है वो तो 1 बना है, आर गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 8.314, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, या टेम्परेचर कितना है 373, ठीक है। ये जो भी एनर्जी आएगा इधर वाला, जो भी एनर्जी आएगा ना वो जूल में आएगा, जो भी एनर्जी आएगा ये जूल में आएगा। लेकिन इधर जो है ना ये किलो जूल में दे रखा है, ये किलो जूल में दे रखा है, इसको दे रखा किलो जूल में। ये दे रखा किलो जूल पर मोल दे रखा है, ठीक है। ये माइनस का रिलेशन है, ये माइनस है ना, ये माइनस। ये जो आएगा जूल में आएगा, तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करके इसको भी किलो जूल पर मोल में चेंज कर लिया, ठीक है ना। 1000 से डिवाइड कर दिया तो जूल को किलो जूल हो गया, और ये मोल ये मास आ गया, ये आ गया। कितनी बात सुन में। अब इसको जो है इसको मल्टीप्लाई करते हम लोग, यानी 8.314373 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो दे रखा वैल्यू इसको किलो जूल के टर्म में 1000 से डिवाइड करने के बाद वो दे रखा 3.1, ये दे रखा 40.66 किलो जूल पर मोल, और ये दे रखा यहाँ माइनस का साइन तो है ही है, इसको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3.10 किलो जूल पर मोल ये दे रखा है। ये कितनी बात सुन रहे। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमसे सवाल में पूछा है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन दिस स्टैंडर्ड वैल्यू इज गिवन। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 37.56 किलो जूल पर मोल। यानी कि क्या समझ में आया कि अगर 18 ग्राम पानी को वेपराइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमें एनर्जी तो चाहिए, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो 37.56 किलो जूल पर मोल आएगा, ठीक है ना। ये वाटर का है, ये वाटर को चाहिए इतना इंटरनल एनर्जी चाहिए उसको वेपराइज करना चाहते हैं तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, ये हमने करा दिया इसको। ये दो एग्जाम्पल थे, ये अब ये दो एग्जाम्पल खत्म हो गए। थोड़ा सा ये बता दिया कि कभी सेशन में आएगा तो आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है ये। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक जो अगला हेडिंग है वो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, अगला जो टॉपिक आ रहा है हमारा आगे जो करने जा रहे हैं हम लोग वो है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट चेंज।
ये हमारा एक टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग आज। क्या दे रखा है हेसेस लॉ में कि जब कभी भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये एक जो हीट का चेंज होता है, हमने बताया था कि जब भी कभी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट का बॉन्ड बनता है, एनर्जी रिलीज होता है। उसके हिसाब से कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, कितना रिलीज हुआ, उसके हिसाब से उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हम लोग बोलते हैं। कितनी बात सुनिए। लेकिन क्या है कि जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि बस रिएक्टर रिएक्ट किया प्रोडक्ट बन गया। ये बहुत सारे स्टेजेस से होते हुए जाते हैं। इंटरमीडिएट बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना। और उस इंटरमीडिएट स्टेजेस से होते हुए वो फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाता है। लेकिन ये सारे जो प्रोसेस हैं, जितना इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, अगर इनिशियल एनर्जी देखा जाए, यानी कि रिएक्टेंट का एनर्जी देखा जाए, प्रोडक्ट का एनर्जी देखा जाए, कितना टोटल एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक बार में दिखाते हैं कि पूरे रिएक्शन में इतना एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है, चाहे वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था या एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। तो हम लोग जैसे थर्मोडायनेमिक केमिकल इक्वेशन लिखा था, तो उसमें हम लोगों ने एक एनर्जी लिखा था कि एंडो है तो प्लस में लिखा है, या एक्सो है तो माइनस में लिखा हम लोगों ने। तो उसको दिखाया है कि इतना टोटल एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हुआ, टोटल एनर्जी, जबकि उसके अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस से होते हुए गया है, उनमें भी एनर्जी का चेंज आता है। मगर वो सब हम लोग स्टेप वाइज कैलकुलेट नहीं करते, हर स्टेप वाइज हर स्टेज का कैलकुलेट नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग दिखाते हैं। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, रिएक्टेंट का रिएक्ट करना, प्रोडक्ट बनना और हीट का चेंज होना, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला क्या कि वो सिर्फ वो स्टेट पे चेंज करता है, ठीक है ना। इनिशियल स्टेज क्या है, फाइनल स्टेज क्या आया, कितना चेंज है, वो उस पर डिपेंड करता है। किस तरह से चेंज हुआ उससे कोई मतलब नहीं, कि ये जो है इंटरमीडिएट स्टेज पे डिपेंड नहीं करता। वो इनिशियल कितना एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है, फाइनली कितना एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है, कितने का चेंज हुआ, ये हमें देखते हैं। हेसेस लॉ ने क्या बताया, हेसेस ने क्या बताया कि जब भी कोई रिएक्शन हो और अगर मल्टी स्टेप, मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्वमेंट है, तो सभी स्टेप पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट आता है। और अगर हम सभी स्टेप्स के एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट को ऐड करते हैं, या जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पे एक्सो होगा, ऐड होगा, निकल यूज़ करना होगा, तो अगर हम लोग सभी एनर्जी को कंसीडर करते हैं, तो सारे एनर्जी इन्वॉल्वमेंट को कंसीडर करने के बाद उतना ही एनर्जी का चेंज आएगा जितना वन स्टेप में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। कितनी बात समझ में कि एक स्टेप में जितना एनर्जी हम लोग चेंज दिखा रहे हैं, उतना चेंज अभी भी आएगा अगर सारे स्टेजेस को इन्वॉल्वमेंट कंसीडर करें तो। ये हमारा हेसेस लॉ है, ठीक है। लेकिन ये मैं इसका एक डेफिनेशन दिखाता हूँ, फिर इसके बाद बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है हेसेस लॉ का, ठीक है। रखा क्या, इफ a chemical reaction have several steps to complete the reaction, then the sum of standard enthalpy of all intermediate steps is equal to the standard energy equal to the standard energy
equal to the standard energy involved in one step रिएक्शन। ठीक है ना, क्या समझ में आया? केमिकल रिएक्शन have several steps to complete the reaction, then the sum of standard enthalpy of all the intermediate steps is equal to the standard energy involved in one step। ठीक है ना, एक स्टेप में जितना एनर्जी चेंज होता है उसके बीच में जितने भी स्टैंडर्ड स्टेप्स हो गए, इंटरमीडिएट स्टेप हो गए, सभी स्टेप्स के एनर्जी को जब प्लस करते हैं तो वो वन स्टेप के एनर्जी के बराबर हो जाता है। कितनी बात समझ में आई? अब क्या बताए कि इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है? आगे दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, हेसेस ने बताया कि कोई रिएक्शन जो है ना वन स्टेप से रिएक्ट करने के बाद रिएक्टर के प्रोडक्ट बनाता है, जो टोटल एनर्जी जितना चेंज आता है वो बता देते हैं, या कई कितने सारे बीच में स्टेप्स होते हैं, सभी स्टेप्स में जितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है सबको प्लस करेंगे तो जो वन स्टेप में होता था उतना ही आएगा। कोई अनोखी बात तो कही नहीं, ये तो बिल्कुल फैक्ट है भाई। जितने भी स्टेप्स हैं वो सभी स्टेप्स में जितना एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होता है उन सबको करेंगे तो जो नेट चेंज आता है उसके बराबर होगा। कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन क्या उसका एडवांटेज क्या मिला कि वो रिएक्शन जो इंटरमीडिएट होते हैं यानी बीच में होते हैं, एक इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज के बीच में जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उसमें कितना एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे अगर हम लोग डायरेक्ट पता करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्ट उस स्टेप्स का रिएक्शन का एनर्जी पता करना चाहें तो हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस मल्टीपल स्टेजेस का अगर सब में इसमें इतना चेंज, इसमें इतना चेंज, यहाँ पे इतना चेंज आया, तो उन सब के स्टेजेस को जब एनर्जी को प्लस करेंगे तो फाइनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो जितने का दे रखा वो तो हमें पता है, जिसका नहीं दे रखा उस इंटरमीडिएट स्टेजेस का भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम डायरेक्ट अगर करना चाहें तो नहीं पता चल सकता है, या वो इंटरमीडिएट स्टेजेस जो है ना डायरेक्ट कहीं होता भी नहीं है। वो जब एक कंप्लीट रिएक्शन चल रहा होगा तभी उसमें होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं फोटोसिंथेसिस बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस तो सुना होगा आपने। फोटोसिंथेसिस बायोलॉजिकल में एक प्रोसेस होता है और बताते हैं कि कुछ तो रिएक्शन डे टाइम में होते हैं, सनलाइट में होता है, तो उसको हाफ रिएक्शन, हाफ लाइट रिएक्शन कहलाता है और हाफ डार्क रिएक्शन कहलाता है। सुना है कि नहीं इसको? फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो रिएक्शन जो डे टाइम में होता है जिसके लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है वो लाइट रिएक्शन कहलाता है, और बाकी फिर डार्क में होना है बाकी रिएक्शन को तो उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, तो क्या होता है कि जब लाइट में कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ बन जाते प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाते हैं, फिर वो डार्क में, अंधेरे में जब रोशनी नहीं होती, एनर्जी कम मिलता है तो उस वक्त वो एनर्जी लॉस करता होगा, फिर वहाँ पे कई सारे रिएक्शंस होते हैं, तब जाके फाइनली एक प्रोडक्ट बन के आता है जो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कहलाता है फोटोसिंथेसिस में। कितनी बात सुनिए, तो इनिशियली कितना एनर्जी इन्वॉल्व था, फाइनली प्रोडक्ट बना कार्बोहाइड्रेट, कितना एनर्जी उसमें स्टोर है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बीच में कई सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, वहाँ पे कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है उन स्टेजेस में हम लोग जनरल तौर पे ऐसे कोई रिएक्शन करा के नहीं कर सकते जब तक कि वो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होगा, उसमें वो सारे स्टेप्स नहीं आएंगे, तब तक हम लोग वो उस स्टेज, एक पर्टिकुलर स्टेज पे कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं कर सकते, नहीं पता कर सकते। कितनी बात सुन में, तो हेसेस लॉ का ये एडवांटेज मिला कि आप कोई भी इंटरमीडिएट स्टेजेस है उसमें कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है या कितना एनर्जी वहाँ पे यूज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वो आप पता कर सकते हैं। आपको पता है कि टोटल थ्रू आउट टोटल एनर्जी उतना होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेज पे कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है वो चीज़ आप उस वक्त पता कर सकते हैं, वहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए या बताने के लिए
कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो अब हम इसको थोड़े एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और देखेंगे कैसे ये रिएक्शन होता है, कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आज हम यहीं पे रहने देते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल इसको।